निफ्टी, सेंसेक्स। क्या आपको पता है ये सभी लोग किस फील्ड से जुड़े हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ, ये सभी लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं। अगर आप ऐसा ही सोच रहे हैं तो आप सही हैं। बट इसके साथ ही शायद आप ये भी सोच रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट तो एक जुआ है। अपने आसपास किसी दोस्त या रिलेटिव से जब भी पूछते हो 99.9% लोग आपको जवाब में जुआ ही बोलते हैं। अगर स्टॉक मार्केट सही में जुआ है तो फिर क्यों कुछ लोग अपना करियर स्टॉक मार्केट में बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं? क्यों कुछ ही लोग स्टॉक मार्केट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न बनाते हैं? क्यों सरकार इसे कम्प्लीटली बैन नहीं करती? और अगर आपको स्टॉक मार्केट जुआ नहीं लगता है तो क्यों हजारों लोग इसमें अपना सारा पैसा डुबा देते हैं? क्यों कुछ लोग इसके चक्कर में अपना लाइफ खत्म कर देते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप जुआ खेलने में अपना करियर बनाएंगे, ऑब्वियसली आपका जवाब होगा नहीं। आप एंजॉय करने के लिए जुआ खेल सकते हैं बट करियर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। आप सोच रहे होंगे आखिर स्टॉक मार्केट है क्या? लोग इसे जुआ बोलते हैं, कुछ लोग इसके चक्कर में अपना सब कुछ गंवा चुके हैं, फिर भी कुछ लोग इसमें अपना करियर बनाने में लगे हुए हैं। देखा जाए तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पर आपको कोई भी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज का ओनरशिप में हिस्सेदारी लेने का मौका मिलता है। आप सोच रहे होंगे कंपनीज तो सुना है बट ये पब्लिक लिस्टेड कंपनीज तो पहली बार सुन रहा हूँ, और मुझे कोई भी कंपनी अपने ओनरशिप में हिस्सेदारी भला क्यों देगा? आज भाई भाई के बीच में प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और ये कंपनीज मुझे हिस्सेदारी के लिए मौका दे रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए, मैं एक एक करके सारे चीज़ों को आपके लिए सिंपल बना देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। लगभग हर एक कंट्री में आपको मिनिमम एक स्टॉक एक्सचेंज मिलेगा ही, चाहे वह छोटा कंट्री हो या बड़ा। ये बात तो आप मानते हैं ना? या फिर आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। इंडिया में BSE और NSE आपको सबसे पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज के रूप में दिखेंगे। जब भी आप BSE या NSE मतलब स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू किसी कंपनी का हिस्सेदारी लेते हैं तो आपको लग रहा होगा मैं तो पूरे कंपनी का मालिक हूँ, बट ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट के थ्रू आपके अलावा भी और लोगों को कंपनी का हिस्सेदारी मिलती है, वे भी एक तरह से कंपनी के मालिक ही हैं। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, आप कंपनी के हिस्सेदार हैं फिर भी आप कैसे पूरे कंपनी के मालिक नहीं है? इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पापा का एक जमीन है और आप लोग 4 भाई हो। जमीन को चारों भाइयों के बीच में बराबर बांटा जाए तो सबके हिस्से में 25% हिस्सा आएगा जमीन का। यहाँ पर आप इस जमीन के 25% हिस्से के मालिक हैं, न कि पूरे 100% जमीन का, और बाकी 75% आपके 3 भाइयों का है। इसी तरह कंपनी का हिस्सेदारी अगर 100 लोगों में है तो पूरे 100 लोग कंपनी के मालिक होंगे और आप उनमें से एक हैं। अगर आपके पास कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर होंगे तो आपको यह पावर मिलता है कि आप कंपनी में मेजर डिसीजंस को लें। बट आपने तो अपने आसपास देखा है, लोगों से 1000 रुपए मांगने पर भी लोग 1000 रुपए नहीं देते, फिर कोई आपको भला अपनी कंपनी का हिस्सेदारी क्यों देगा? हाँ, ऐसे ही सामने वाला आपको हिस्सेदारी नहीं देगा, ये तो आपको और मुझे दोनों को मालूम है। जमीन के केस में तो आपको अपने पापा से जमीन मिला था, यहाँ पर तो कंपनी का हिस्सेदारी ही एकदम अनजान पर्सन को देने की बात कही जा रही है। देखा जाए तो हिस्सेदारी आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा, आपको कंपनी का हिस्सेदारी पैसे देके खरीदने पड़ते हैं, तब जाके आप उसके हिस्सेदार बनते हो। इतनी बड़ी कंपनी है तो पैसे भी इसके पास बहुत ज्यादा होंगे, फिर ये हमारे और आपके जैसे नॉर्मल पर्सन को थोड़े से पैसे के बदले हिस्सेदारी क्यों दे रहे हैं? देखिए, कंपनी को अपना बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। 1 करोड़ 2 करोड़ से काम नहीं होने वाला, कंपनी को हजारों करोड़ों में पैसे चाहिए होता है, और ये किसी एक व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन के अकेले के बस की बात नहीं है। इंस्टीट्यूशन के लिए इतना बड़ा अमाउंट एक ही कंपनी को देना उनके लिए बहुत ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि बिजनेस कभी भी 100% रिस्क फ्री नहीं होता। कंपनी अगर डूबा तो वे भी डूब जाएंगे। सो कंपनी करोड़ों लोगों से मतलब पब्लिक से हिस्सेदारी के बदले पैसे इकट्ठा करती है। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे में तो कोई भी अपने काम के लिए किसी से भी पैसे मांग सकता है। मुझे भी चाट समोसा बेचने के लिए पैसे की जरूरत है, तो क्या मुझे भी पैसे मिल सकते हैं? इस तरह के ख्याल आपके माइंड में भी आ रहे होंगे। तो इसका आंसर है नहीं। आपको पब्लिक से पैसे लेने के लिए कुछ क्राइटेरियाज को फुलफिल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके बिजनेस का पर डे का टर्नओवर 10 लाख से ऊपर होना चाहिए, और आपकी छोटी सी दुकान से पर डे इतना बड़ा टर्नओवर निकाल पाना बहुत मुश्किल होगा। वैसे भी आपको एक छोटी सी दुकान खोलने के लिए आपको हजारों करोड़ों की जरूरत नहीं पड़ती।
तो फिर आप बोलेंगे कि ऐसे कौन से कंडीशंस में पब्लिक से अपने काम के लिए पैसे लिए जा सकते हैं। इसे एग्जाम्पल के थ्रू एकदम शुरुआत से समझते हैं। एक छोटे दुकान से लेके एक बड़ी कंपनी बनाने तक कौन से स्टेज में आपको कितने पैसों की जरूरत होगी और किससे आपको पैसे मिल सकते हैं, हर एक चीज को एक एक करके डिस्कस करेंगे। मान लिया आपका कोई कपड़े का बिजनेस है, लोगों के बीच में आप बहुत ज़्यादा फेमस हैं और आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड भी ज़्यादा है। आप अपने मोहल्ले के लोगों का डिमांड तो पूरी कर ही रहे हैं, बट डिमांड अब आपके पूरी सिटी से आ रही है। अब अगर आपको पूरी सिटी के डिमांड को फुलफिल करना है तो आपको और भी दुकान खोलने होंगे, नए एम्प्लॉयज हायर करने पड़ेंगे। डिमांड ज़्यादा होने के कारण रॉ मटेरियल भी पहले के मुकाबले ज़्यादा लगेगा और इन सब चीज़ों को फुलफिल करने में लगता है पैसा। अगर आपके पास है तो आप कर लेंगे, अगर नहीं है तो आपको रिलेटिव से उधारी मांगना पड़ेगा या फिर बैंक से लोन लेना पड़ेगा और लोन में लगता है हाई इंटरेस्ट। पूरे सिटी में बिजनेस सेटअप करने में लगता है लंबा टाइम, बट लोन का ईएमआई तो आपको अगले ही महीने से देना पड़ेगा। चलो मान लिया आपके रिश्तेदारों से पैसे मिल गए, आप अपना बिजनेस सेटअप करने के बाद रिश्तेदारों को पैसा वापस भी कर दिए। अब आप अपने बिजनेस को पूरे स्टेट में फैलाना चाहते हैं, इसमें आपको पहले के मुकाबले ज्यादा पैसा लगेगा। रिलेटिव्स तो इतने सारे पैसे दे नहीं सकते। ऐसी स्थिति में एंजल इन्वेस्टर्स का नाम आता है। ये आपके बिजनेस में पैसा लगाएंगे, ये उधारी नहीं होता, आपको पैसे लौटाने भी नहीं है, बल्कि ये आपके बिजनेस में हिस्सेदारी लेंगे। मान लिया एंजल इन्वेस्टर का 10% हिस्सेदारी है। अगर आपके बिजनेस में 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो 10 लाख का 10% यानी 1 लाख डायरेक्टली एंजल इन्वेस्टर की जेब में जाएगा। पूरे स्टेट में बिजनेस सेटअप करने के बाद आप अपने बिजनेस को अपने स्टेट के आसपास के स्टेट में फैलाना चाहते हैं। अभी आप 2-3 और स्टेट में फैलाना चाहते हैं, इसमें लगेगा और भी ज्यादा पैसा जो एंजल इन्वेस्टर के बस के भी बाहर है। तो अभी आप क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में आते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। ये कंपनीज होते हैं जो नए नए बिजनेसेस को फंड करते हैं और बदले में हिस्सेदारी लेते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस को पूरे इंडिया में फैलाया जाए, इसके लिए चाहिए होगा और भी ज्यादा पैसा। अब पैसे की डिमांड वेंचर कैपिटलिस्ट के भी बस के बाहर है। ऐसी स्थिति में आती है पब्लिक और यही आपका लास्ट ऑप्शन होता है। अब आपको पब्लिक के पास पैसे के लिए जाना होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आप घर घर जाके हर आदमी से मिलेंगे, बल्कि इसका एक प्रोसीजर होता है। इसी प्रोसीजर को फुलफिल करने में स्टॉक मार्केट की मेन भूमिका होती है। जब पहली बार आप स्टॉक मार्केट के थ्रू पब्लिक से पैसे रेज करते हैं तो इसे आईपीओ कहते हैं। आईपीओ के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर सेबी से अप्रूव कराना होता है। इसके बाद भी आपका आईपीओ का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। अभी आपको स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन डालनी है ताकि आप अपने कंपनी के शेयर का प्राइस डिसाइड कर पाएं। आईपीओ में आप अपने मर्जी से कोई भी प्राइस अपने शेयर का रख सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं हो जिससे लोग आपके शेयर को सब्सक्राइब ही नहीं करें। अगर आपके शेयर्स 90% से कम सब्सक्राइब हुए तो आपका आईपीओ आगे नहीं बढ़ेगा। इसमें आपके पैसे तो डूबेंगे ही, साथ में आपका नाम भी खराब होगा। एक बार जब आपका आईपीओ कंप्लीट होता है, आपको पैसे मिल जाते हैं, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का काम स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जो आपका कंफ्यूजन था पब्लिक लिस्टेड कंपनीज को पब्लिक लिमिटेड कंपनीज तब बोला जाता है जब कंपनी लोगों से आईपीओ के जरिए पैसे ले चुकी होती है। आईपीओ के थ्रू कंपनी को पैसे मिलते हैं जिसे वो अपने काम में इन्वेस्ट करते हैं और इसी पैसे की जरूरत को फुलफिल करने के लिए कंपनी आपको कंपनी में हिस्सेदार बनाती है। अब आपको समझ आ गया होगा कि कंपनी आपको क्यों हिस्सेदारी बेचती है। जब कंपनी को फिर से फंड की जरूरत पड़ती है तो क्या फिर से कंपनी को आईपीओ निकालना होगा? कंपनी दूसरी बार अपना आईपीओ लाती है तो उसे एफपीओ कहते हैं। इसमें आप अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड नहीं करते, बल्कि जो भी आपकी कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है उसी के बेसिस पर शेयर प्राइस डिसाइड होगा, जबकि इनिशियल आईपीओ में आप खुद से शेयर प्राइस डिसाइड करते थे। जब आप आईपीओ के जरिए पब्लिक से पैसे रेज करते हैं तो इसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं। इसके बाद जब आपकी कंपनी के शेयर की खरीद बिक्री होती है तो वो एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर के बीच में होती है, जिसे सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। अभी आप भले ही किसी भी कंपनी के शेयर लेते हो, आप पैसे कंपनी को नहीं बल्कि दूसरे इन्वेस्टर को देते हैं। कंपनी को आईपीओ में ही डायरेक्टली पैसे मिलते हैं। अभी कोई भी इन्वेस्टर जो आपकी कंपनी का शेयर खरीदना चाहता है उसे किसी दूसरे इन्वेस्टर से शेयर खरीदने होंगे। जैसे कि हमने देखा था इंडिया में 2 पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज हैं, बीएसई और एनएसई। यहीं पर आपकी कंपनी के शेयर को खरीदा और बेचा जाता है।
वीडियो के स्टार्टिंग में आपने निफ्टी और सेंसेक्स को अप एंड डाउन जाते देखा। निफ्टी और सेंसेक्स है क्या? ये जो नंबर डिनोट कर रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? इसके अप एंड डाउन जाने से लोगों के बीच में इतना हल्ला क्यों होता है? लोग अमीर से गरीब और गरीब से अमीर क्यों हो जाते हैं? इस तरह की थिंकिंग शायद आपके माइंड में भी आए होंगे। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो निफ्टी और सेंसेक्स मार्केट कंडीशन को मेजर करने के टूल्स हैं। बीएसई और एनएसई जो इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज है, तो निफ्टी और सेंसेक्स इनके इंडाइसेस हैं। निफ्टी एनएसई का और सेंसेक्स बीएसई का। निफ्टी में एनएसई का टॉप 50 कंपनीज का लिस्ट होता है, जबकि सेंसेक्स में बीएसई का टॉप 30 कंपनीज का लिस्ट। निफ्टी और सेंसेक्स से आप यह पता कर सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे, बट यह जरूरी नहीं है। अगर निफ्टी या सेंसेक्स ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपने जो शेयर लिया है उसका भी प्राइस बढ़ने लगेगा या नीचे भी जा सकता है। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं जिसे आपको स्टॉक मार्केट में लगाना है, तो क्या आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से शेयर खरीद सकते हैं? तो आंसर है नहीं। आपको शेयर की खरीद और बिक्री के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है: सेविंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट। सेविंग अकाउंट जिसमें आपका बैंक बैलेंस होता है, ट्रेडिंग अकाउंट जिसके थ्रू आप शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं, और डीमैट अकाउंट जिसमें आपके शेयर्स स्टोर होते हैं। जिस तरह आपके सेविंग अकाउंट में बैंक बैलेंस शो करता है, उसी तरह डीमैट अकाउंट में भी आपके पास किस कंपनी के कितने शेयर्स हैं यह शो करता है। बट डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे खोलें? ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट आप ऑनलाइन किसी भी स्टॉक मार्केट ब्रोकर के ऐप से ऑनलाइन खोल सकते हैं। शेयर के होल्डिंग टाइम पीरियड के हिसाब से देखा जाए तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के जरिए पैसों का लेन देन होता है। इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को होल्ड किया जाता है। इसमें आपको कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, मैनेजमेंट टीम, कम्पिटिटिव एडवांटेज जैसी चीजों को एनालिसिस करना होता है। फंडामेंटल एनालिसिस खुद में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें अगर कुछ पॉइंट्स को देखें तो इसमें मार्केट कैप, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जैसी चीजें आती हैं। ठीक इसके अपोजिट ट्रेडिंग में होता है। ट्रेडिंग में बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए शेयर को होल्ड किया जाता है। इसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस जैसी चीजों को सीखना होता है। इसमें प्राइस एक्शन इंडिकेटर आते हैं। तो क्या सभी लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, या आपके पास कितने पैसे हैं इस पर भी डिपेंड करता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो शेयर मार्केट सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास अपने जरूरत को फुलफिल करने के बाद भी पैसे बचते हैं। शेयर मार्केट एक लॉन्ग टर्म गेम है। हो सकता है कि आपने जो भी पैसे लगाए हैं उस पर अगले ही दिन अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए, बट हर वक्त ऐसा नहीं होता। आपको कई बार शेयर्स को सालों तक होल्ड करके रखना पड़ सकता है, फिर भी इसमें आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता या आप लॉस में होते हो। फिर अचानक नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर आपको बहुत ही बड़ा रिटर्न मिल जाता है। ऐसा भी हो सकता है स्टॉक मार्केट में। अगर आप प्रॉपर रिसर्च करके शेयर्स खरीदते हैं या बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लॉन्ग टर्म में आप तभी बने रह सकते हैं जब आप जो भी पैसा लगा रहे हो वो आपके बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं करते हो।